अब हम लोग बात करें कि जो हमारा वायु जो प्रमुख वायु प्रदूषक होता है वो क्या होता है। तो प्रमुख वायु प्रदूषक को अगर हम लोग डिफाइन करें यानी समझने का प्रयास करें तो ऐसे वायु प्रदूषक जो बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हों और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रभावित करते हों, उसे हम लोग प्रमुख वायु प्रदूषक कहते हैं। अगर एक अनुमान के आंकड़े से देखा जाए तो हर वर्ष जो भी मानव संबंधित प्रक्रियाएं हैं उनसे 1 अरब मीट्रिक टन से भी ज़्यादा मात्रा में जो प्रदूषक हैं वो वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं। ये वायुमंडल में समान रूप से वितरित हो सकते हैं। अगर ये होते तो उनकी सांद्रता बहुत कम होती, लेकिन ऐसा नहीं होता और भार के रूप में कुछ ही भाग जो है वो भाग प्रति मिलियन जिसे पीपीएम कहते हैं ये होता। बड़े शहरों में अगर देखा जाए तो जो प्रदूषण होता है उनका जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि जनसंख्या अधिक होती है, उसमें वहाँ उद्योग अधिक होता है, उनकी जो मौसम दशाएं होती हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। इन्हीं से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रमुख वायु प्रदूषक है ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कि भारी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग अगर समझें कि जो भी हमारा वायु प्रदूषक है यानी जो मुख्य वायु प्रदूषक होता है उनके स्रोत कौन कौन से हैं, मानवों और पर्यावरण पर उनके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं या किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की सी यानी जो हमारा कार्बन होता है जो हमारे कार्बन के ऑक्साइड होते हैं जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे कार्बन के ऑक्साइड्स हैं। अब इनके स्रोत क्या क्या हैं? इनके स्रोत हैं कोयला, तेल, अन्य ईंधनों के द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उनके द्वारा दहन, निर्माण और परिवहन, या जैव संगति यानी बायो जो हमारा वेस्ट होता है उसको अगर हम जलाते हैं तो हमारा ये कार्बन के ऑक्साइड्स उत्पन्न होते हैं, ये उसके स्रोत हैं। तीसरा होता है इनके प्रभाव कहाँ पड़ेंगे या यानी पर्यावरण पे और क्या प्रभाव पड़ेगा मानवीय स्वास्थ्य पे। तो ये जो CO2 है, CO2 एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको उत्पन्न करने में, और इससे हल्का कार्बोनिक अम्ल भी उत्पन्न होता है जो अम्ल वर्षा में योगदान देता है। जो हमारा CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे कहते हैं CO होता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ आबंधित होकर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है जिससे श्वास रोधक यानी एस्पायरेक्सिया हो सकता है। हीमोग्लोबिन में अगर O2 की मात्रा O2 की तुलना में अगर CO यानी अगर हम लोग ऐसे बात करें तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें O2 की तुलना में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 250 गुना अधिक बंधुता होती है, यानी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार से खतरा उत्पन्न करता है। दूसरा आता है जिसे हम लोग सल्फर के ऑक्साइड कह सकते हैं। जो ये सल्फर के ऑक्साइड होते हैं इसमें SO2 होगा जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कह सकता है, SO3 होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड होगा, SO4 होगा जिसे हम लोग सल्फेट कहते हैं। इनका स्रोत कौन कौन से हैं, यानी सल्फर युक्त यदि हम लोग कोई ईंधन जैसे कोयला वगैरह जलाते हैं तो सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। पेट्रोलियम का अगर पेट्रोलियम निष्कर्षण हो रहा है, इनकी रिफाइनरी से कागज़ निर्माण अगर हो रहा है, या नगर पालिका के कचरा को अगर जलाया जाता है, या
अयस्क को पिघलाकर अगर धातु का निष्कर्षण होता है तो ये सभी सल्फर के ऑक्साइड के उत्पादक होते हैं, यानी उसके स्रोत होते हैं। अब हम इसकी बात करें कि इसके प्रभाव क्या क्या हैं, तो प्रभाव में जो SO2 होता है यानी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये सबसे अधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। मानवों और प्राणियों के फेफड़ों में गंभीर हानि पहुंचा देता है। अम्ल वर्षा जो होता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती होती है। इसके हानिकारक प्रभाव में अगर और बात करें तो रंग रोजन और धातुओं का जो संक्षार होता है, यानी प्राणियों और पौधों की क्षति और उनकी मृत्यु भी हो सकती है SO2 से। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसमें आता है NO, जिसे हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, NO2 जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है, N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, NO3 जिसे हम लोग नाइट्रेट कहते हैं। इसके अगर हम लोग स्रोतों की बात करें, यानी इसका जो उत्पादक होता है, इसका जो मुख्य स्रोत होता है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो उसमें अगर हम लोग ईंधन को जला रहे हैं, जो हमारे बायो कचरा होता है उसको अगर जला रहे हैं, जिसे जैव संगति कहा जाता है, या उर्वरकों का अगर निर्माण हो रहा है, उसकी प्रक्रिया से अगर कोई उत्पादन हो रहा है, तो उससे ये सब तरीक़ों से हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। अगर इनके प्रभाव की बात किया जाए तो इनके प्रभाव में जो द्वितीयक प्रदूषक यानी जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, HNO3, इनका उत्पादन होता है, यानी ये बनने लगते हैं। जो हमारे पादप होते हैं, यानी जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो वृद्धि होता है उनका दमन हो जाता है। जो उनमें ऊतक होते हैं, यानी जो ऊतक बने रहे होते हैं या बनने की प्रक्रिया में होते हैं, उनकी क्षति हो जाती है। आँखों में एक चिरमिराहट सी उत्पन्न होती है, यानी आँखों में जलन शुरू हो जाता है। इन्फ्लुएंजा कह सकते हैं कि वायरस संक्रमण होता है, ये हो सकता है। वायुमंडल में जो नाइट्रेट बनता है उसके कारण देखने में बाधकता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि एक धुंध टाइप का उत्पन्न करता है वो। नाइट्रेट मृदा में पादप वृद्धि बढ़ाते हैं, यानी जो नाइट्रेट होता है अगर वो मिट्टी में चली गई तो उसमें तमाम प्रकार के फफूंद और तमाम प्रकार के छोटे छोटे घास वगैरह उत्पन्न होने लगते हैं, पादप उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो नाइट्रेट के ऑक्साइड होते हैं ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। और चौथा होता है हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हम लोग HC कहते हैं। इन्हें हम लोग वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हैं। VOC भी कहा जाता है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी कहा जा सकता है। इसमें मुख्य होते हैं मीथेन, जिसे हम लोग CH4 कहते हैं, ब्यूटेन होता है C4H10, एथिलीन होता है C2H4, बेंजीन होता है इसमें C6H6, बेंजोपायरीन होता है इसमें C20H12, प्रोपेन भी हो सकता है इसमें, जिसे हम लोग C3H8 कहते हैं। ये हमारे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कहे जाते हैं। इनका जो सोर्स होता है, यानी जो स्रोत होते हैं, उसमें जो गैसोलीन टैंक होता है, कार्बोरेटर होता है,
इसका जो वाष्पन हो रहा है उससे हमारे ये हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न होते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन्स ईंधन के जलने से भी हो सकता है, जो हमारे जैव संगति यानी बायोवेस्ट होता है उसको जलाने से भी ये हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न होते हैं। जो नगर निगम के जो भूमि रख रखाव होते हैं उनसे भी उत्पन्न होता है। जलमल की जो सूक्ष्म जैविकी क्रिया है, जैसे हम लोग गाँव में अक्सर कहते हैं कि बायोमास यानी बायोगैस क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उससे भी हमारा ये होता है। औद्योगिक प्रक्रिया से भी ये उत्पन्न होते हैं। अब इनके प्रभाव की अगर बात की जाए तो ये कैंसर जनित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो इनकी उच्च सांद्रता होती है, ये पौधों और प्राणियों के लिए बहुत विषैली हो सकती है। जो वायुमंडल में जटिल रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इनके द्वारा हानिकारक यौगिकों में ये बदल जाते हैं और इनमें कुछ सूर्य के प्रकाश से ज़्यादा अभिक्रिया भी होती है और प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा बनते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से खतरनाक हैं और कैसे इनका उत्सर्जन यानी क्या इनके स्रोत हैं। अन्य अगर हम लोग कार्बनिक की बात करें, जैसे अगर हम लोग अन्य कार्बनिक यौगिक की बात करें, जैसे CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फार्मेल्डिहाइड होता है, CH2O, सी मेथिनिल क्लोराइड होता है, CH2Cl2, जिसे हम लोग मेथिलीन क्लोराइड कहते हैं, C2HCl3 होता है, जिसे हम लोग ट्राईक्लोरोएथिलीन कहते हैं, विनाइल क्लोराइड कहते हैं C2H3Cl को। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, CCl4, एथिलीन ऑक्साइड होता है, C2H4O, दिस इज कॉल्ड एथिलीन ऑक्साइड। अब इनके हमारे ये दूसरे जो अन्य यानी कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं, इनमें इनका जो स्रोत होता है यानी उत्सर्जन का जो स्रोत होता है, उसमें एरोसॉल स्प्रे है, फास्ट फूड पात्र है बनाने के लिए जो फोम इस्तेमाल करते हैं, यानी ध्यान रखेंगे जो फास्ट फूड पात्र बनाने के लिए जो फोम होता है और जो प्लास्टिक होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, इनसे हमारा ये कार्बनिक यौगिक उत्पन्न होते हैं। इनसे अगर हम लोग मानवीय और प्राकृतिक के दुष्प्रभाव की बात करें, यानी मानव पे और प्रकृति पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, तो जो हमारा ये CFCs है, ये ओजोन की मात्रा में कमी लाता है और जिसके कारण जो पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर पराबैंगनी प्रकाश का अधिक प्रवेश होने लगता है। अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट विकिरणों से त्वचा कैंसर हो सकता है। उनसे विविध जीव स्वरूपों को बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, उनको नुकसान होता है। अगर हम लोग धातुओं की बात करें, यानी जैसे जो धातुएं हैं और अकार्बनिक पदार्थ यौगिक होते हैं, धातुएं या जो अकार्बनिक यौगिक हैं, अगर हम लोग उनकी बात करें, जैसे सीसा जिसे हम लोग Pb कहते हैं, पारा जिसे हम लोग Hg कहते हैं, H2S, जिसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, HF होता है जिसे हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं। इनका जो उत्सर्जन है यानी जो स्रोत है, वो अगर उनकी बात करें तो जो भी हमारे तेल के कुएं होते हैं जहाँ से तेल का खनन होता है, वो रिफाइनरीज होती हैं, परिवहन विभाग हो सकता है, नगर पालिका के जो रखरखाव का सिस्टम है उससे हो सकता है, उर्वरक हो सकते हैं, सिरेमिक्स हो सकता है, कागज़ रसायन हो सकता है, पेंट वगैरह हो सकता है, पेंट इंडस्ट्री हो सकती है, जो पीड़कनाशी या कवकनाशी होते हैं उनसे हो सकता है,
एल्युमिनियम उत्पादन से जहाँ पे होता है वहाँ से सकता है, या कोयला का जो गैसीय भवन होता है वहाँ से सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो धातुएं हैं इनका अकार्बनिक यौगिक है, इनका निर्माण के जो स्रोत हैं वो ये हैं। और इनसे अगर मानवीय और प्राकृतिक प्रभाव की बात की जाए तो इन सब से श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनके वजह से विषालुता यानी एक कह सकते हैं कि एक जहरीलापन आ जाता है, जिससे मानवों और अन्य प्राणियों की मृत्यु तक हो सकती है। फसलों को बहुत क्षति पहुंचती है। ये एक प्रकार के कैंसर जनी भी होते हैं। अगर हम लोग और बात करें तो जो हमारा जिसे हम लोग तरल बिंदुकाएं कह सकते हैं, इनमें अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी तरल बिंदुकाएं होती हैं इनमें आता है पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग H2SO4 कहते हैं। दूसरा आता है नाइट्रिक अम्ल, जिसे हम लोग HNO3 कहते हैं। तीसरा होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसे हाइड्रोजन फ्लोराइड तो हमारा ये अकार्बनिक यौगिक होता है। तेल आता है, तेल DDT हो सकता है, ये एक प्रकार का पीड़कनाशी है। मैलेथियान होता है, ये हमारे तरल बुंदिकाएँ होती हैं। और इसमें इसके जो हमारे स्रोत होते हैं इनमें होता है तेल की रिफाइनरी हो सकती है, और जो हमारे कृषि पीड़कनाशी यानी जो कृषि में हम लोग दवा कीड़ों को मारने के लिए या फसलों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए हम लोग जो भी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं वो हो सकती हैं। और वायुमंडल में जो भी हमारी आपस में जो प्रदूषक होते हैं उनकी जो अभिक्रिया होती उनसे हमारे इन सब ये जो हमारे तरल बुंदिकाएँ होती हैं इनका निर्माण होता है। अब इनका दुष्प्रभाव क्या है? इनके दुष्प्रभाव में अगर बात की जाए तो अम्ल वर्षा में ये योगदान देते हैं, और ये अम्ल वर्षा के का निर्माण करते हैं और जो कि विविध प्रकार के जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाते हैं। अब एक आता है जिसे हम लोग SPM कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर कहते हैं, SPM। SPM हमारा जो होता है जिसे निलंबित कणकीय पदार्थ कहा जाता है, यानी ठोस कण। इसे हम लोग सॉलिड भी कह सकते हैं, सॉलिड पार्टिकुलर मैटर। अब इनका जो इनमें जो मुख्य है वो होता है धूल मिट्टी हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बन के जो कालिक होते हैं वो हो गए, भारू धातुएं हो गई, अग्नि के कण हो गए, एस्बेस्टॉस हो गया, तरल स्प्रे हो गया, कुहासा हो गया, ये सब हमारे ये SPM के पार्ट हैं। इनका जो उत्पादन होता है इनके लिए मुख्य स्रोत ईंधन का दहन है, भवन का निर्माण है, और खनन होता है।
ताप बिजली घर से भी उत्पन्न होते हैं, जब हवा में जाकर के ऊपर से जब नीचे गिरता है, जो भारी पार्टिकल होता है वो अगर कहीं पत्थर का सक्शन चल रहा है तो उससे निकलते हैं। औद्योगिक अगर इंडस्ट्रियल प्रक्रिया हो रही है, वहाँ से अगर जंगल की आग लग जा रही है, जिसे दावानल कहते हैं, उससे हो सकता है। या अगर जो भी अपशिष्ट हैं, जिन्हें हम लोग वेस्टेज कहते हैं, उनको अगर हम लोग जलाते हैं या उनका कहीं कुछ करते हैं तो उससे भी इनका उत्पादन होता है। इनसे अगर हम लोग बात किया जाए कि इनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो इसमें श्वसन तंत्र पर बहुत दुर्गामी प्रभाव पड़ता है। जो हरी पत्तियाँ होती हैं उन पर अगर ये जम जाएं तो उनसे CO2 का ऑफर में कमी हो जाती है। जो ऑक्सीजन होता है उसके विमोचन में यानी उसके उत्सर्जन में कमी होती है। जो सूरज की रोशनी होती है वो उसमें रुकावट हो जाती है, यानी ये जाकर के पत्तियों पर बैठ जाते हैं, जम जाते हैं, जिनसे उनकी जो अपनी प्रक्रियाएं हैं ऑक्सीजन छोड़ने की, कार्बन डाइऑक्साइड लेने की, सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व करने की, वो अवरुद्ध हो जाता है, जिनसे वो सूखने लगते हैं और उनको दिक्कत होती है। अब इनके जो आकार होते हैं इन कणों के, वो 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोन तक होते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा फेफड़ों को क्षति पहुंचता है। इस प्रकार से हमारा ये SPM काम करते हैं। अगर हम लोग अगले की बात करें, जिसमें अगला आता है प्रकाश रासायनिक जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें आता है पहले नंबर पे ओजोन। यानी ओजोन आ सकता है, पैराक्सी एसिल नाइट्रेट यानी जिसे पैन कहते हैं वो हो सकता है, फार्मेल्डिहाइड यानी CH2O होता है, एसिड एल्डिहाइड होता है, C2H4O होता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे H2O2 भी कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल मूलक यानी जिसे HO कहते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारे ये प्रदूषक होते हैं, इनका जो निर्माण होता है ये वायुमंडल में सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में जो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उससे इनका उत्सर्जन होता है, यही उनका स्रोत होता है। और नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं उससे भी इनका उत्सर्जन होता है। इनका अगर बात करें कि जो मानव और प्रकृति के ऊपर क्या इनका दुष्प्रभाव है या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो उसमें सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है ये कि ये सभी धुंध पैदा करते हैं। यानी जैसे ठंडी के दिनों में कोहरा हो जाता है, धुंध होता है, दिखाई नहीं देता है, तो इस प्रकार की चीज़ों को पैदा करते हैं। आँखों, नाक और गले में जलन होने लगती है, श्वसन समस्याएं उत्पन्न यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। और जो सूर्य का प्रकाश है जो कि धरती पे आता है, उसको ये लोग धुंध उत्पन्न करके उसको यहाँ तक आने से रोकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट्स में। यानी अगर हम ये कहें कि जो भी हमारे प्रदूषक हैं, अगर उनकी बात की जाए तो हमने पहले नंबर बात किया कि हमारे जो कार्बन के ऑक्साइड हैं उनसे क्या, उन प्रदूषकों से क्या होता है, उनके क्या अपने उत्पादक स्रोत हैं या उनका क्या दुष्प्रभाव है। सल्फ़र के ऑक्साइड की बात की गई, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उनकी बात की गई, हाइड्रोकार्बन्स की बात की गई, अन्य जो कार्बनिक यौगिक हैं जैसे CFC हो गया, H2O, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, मेथिलीन क्लोराइड हो गया, ट्राईक्लोराइड एथिलीन हो गया, इसकी बात की गई। उसके बाद धातुएं और जो अन्य कार्बनिक यौगिक हैं जैसे सीसा हो गया, पारा हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड H2O हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इन प्रकार की चीज़ों को हम लोग इन प्रदूषकों की बात की है हम लोग। उसके बाद जो तरल बुंदिकाएँ हैं जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, तेल हो गया, पीड़कनाशी DDT वगैरह से जो उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार का जो हमारा ये एक तरल बुंदिकाएँ हैं, इनसे क्या हानियाँ हैं या इनका क्या स्रोत है। फिर हम लोग फिर बात किए कि जो निलंबित कणिकाएँ यानी जो हमारा ठोस सॉलिड पार्टिकुलर मैटर होता है, जो कि जैसे निर्माण कार्य से जो भी डस्ट वगैरह उत्पन्न होता है, कहीं खनन से उत्पन्न होता है जहाँ पे खान है, जो भी जैसे धूल मिट्टी हो गया, सल्फेट लवण हो गया, भारी धातुएं हो गई, कार्बन के जो कालिक हो गए, कहीं जंगल में अगर आग जिसे हम लोग दानावल कहते हैं उससे अगर उत्सर्जन हो रहा है, जिसे पार्टिकुलर मैटर में कह सकते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं इनके बारे में चर्चा किया गया, इनके स्रोत क्या हैं और इनके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। और आखिरी में हम लोगों ने चर्चा किया कि जो हमारा प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट्स के जो प्रदूषक होते हैं जैसे ओजोन हो गया, पैराक्सी एसिल नाइट्रेट हो गया, CH2O हो गया, C2H4O हो गया, तो इस प्रकार के
जो हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं इनके उत्सर्जन के क्या स्रोत रहे हैं और ये क्या दुष्प्रभाव या क्या इनका एक विपरीत प्रभाव पर्यावरण पर और मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर यानी जिसे हम लोग एसपीएम कहते हैं ये क्या होता है, और इसके विषय में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जैसे हम लोग जब भी बात करते हैं कि दिल्ली में या बड़े शहरों में जो भी मीजरिंग स्केल होता है उसमें PM 2.5 की बात करते हैं, PM 10 की बात करते हैं। ये PM 10 क्या होता है, PM 2.5 क्या होता है, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे।